हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बताइए, सबसे पहले तो आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है? सबसे पहली बात तो आप ये बता दीजिए, आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है प्रॉपर? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा। हाँ जी। चलिए, तो अपन यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज मैंने जैसे आपको कहा था कि कल अपन ने मेले और त्योहार का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और आज जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो आपके पढ़ेंगे वो हस्तकला का टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है? हस्तकला का टॉपिक अपन यहाँ पर पढ़ेंगे भैया। एक एक चीज को ध्यान में रखना। हस्तकला के बारे में अपने को क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, तो वो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं भैया। सबसे पहले तो अपन एक चीज यहाँ पर ध्यान दें। बिल्कुल, राम राम भाई सभी को। ठीक है ना, कल मैंने जैसे आपको बता दिया था ना, अपन हस्तकला का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पर। चलिए साहब, तो हस्तकला के टॉपिक के अंदर अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो अपने को किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना भाई। मैंने बोला कि अपना जो यहाँ पर टॉपिक जुड़ने वाला है वो आपके क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके आ जाएगा हस्तकला। राजस्थान हस्तकला के बारे में बात करेंगे। देखो आप लोग, राजस्थान हस्तकला के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, अगर अपने पास में प्रश्न बनता है कि भाई हस्तकला होती क्या है, तो बहुत बेसिक सी बात है। सर मैराथन नहीं लोगे क्या आप? अभी कोई मैराथन अभी नहीं है ना। देखो आप लोग, सबसे पहली बात यहाँ पर आपके होती क्या है, मतलब मैं यूं कह सकता हूँ कि हाथ से बनी हुई जो भी आपके कलात्मक वस्तुएं हो जाएंगी ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हस्तकला कहते हैं। सबसे पहले तो आप यही बात ध्यान रख लेना। मैंने आपको क्या कहा? हाथ से बनी कलात्मक वस्तुएं आपके क्या कहलाएंगी? हस्तकला की श्रेणी में आएंगी, सबसे पहली बात। ठीक है ना। अपने से पूछे कि भाई हस्तकला क्या होता है, तो हाथ से बनी जो आपके कलात्मक वस्तुएं हैं वो आपके कौन सी श्रेणी में आती हैं? तो हाथ से बनी कलात्मक वस्तुएं और आपके हस्तकला की श्रेणी में आती हैं। सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रखना कि भाई हस्तकला होती क्या है। तो हस्तकला होती है अपने हाथ से बनी कलात्मक वस्तुएं, उनको हम लोग हस्तशिल्प या हस्तकला के नाम से जानते हैं। हस्तशिल्प या फिर अपन क्या कहते हैं भैया? उनको हस्तकला के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पर फिर क्या आता है कि ये जो हस्तकला है ये अपने एक उद्योग है, ये ध्यान रखना आप लोग। और इसको अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं? ये जो हस्तकला है इसको हम लोग लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। कौन से उद्योग की श्रेणी में? अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों के लिए, तो ये ध्यान रखना, ये जो हस्तकला या हस्तशिल्प है इसको आपके लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया। लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया। कल को अपने से पूछ लेना भैया, तो ये ध्यान रखना। जैसे कुछ लोग जैसे आरएस की तैयारी करते हैं, उसमें भी मेंस में लिखवा लेता है ना, तो मेंस में लिखवा लेता है तो क्या लिखवाएगा? तो अपने से हस्तकला पर लिखवाए, तो ये लाइन लिखना। ठीक है ना सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर का 1 महीना रहा है, तो फिर क्या करें बताओ? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, लघु उद्योग की श्रेणी में इसको रखा गया है। आप एक बार अपना सिलेबस चेक करना। सिलेबस चेक करने के बाद आपको पता लगेगा कि अपन कितनी चीजें पढ़ चुके हैं और कितनी बाकी हैं। आपको 15 तारीख की डेडलाइन दी है ना, 15 तारीख तक आपके ये काम होगा। ठीक है ना। तो इसको अपन लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है, तो ये चीज भी याद रखना। अब अपने पास में अगला प्रश्न आता है कि ये जो अपने हस्तकला है, इस हस्तकला का अपन केंद्र किसको माने? अगर अपने से पूछता है कि भाई परीक्षा के अंदर हमें ये बताइए कि हस्तकला का केंद्र किसको माना जाता है, तो हस्तकला का केंद्र जो अपन मानते हैं ना, वो आपके माना जाता है बोरानाडा। हस्तकला का अगर केंद्र अपने से पूछता है, तो हस्तकला का जो केंद्र है वो आपके बोरानाडा, और ये बोरानाडा आपके कहाँ हो जाएगा? जोधपुर। बोरानाडा आपके जोधपुर में आएगा। तो ये भी याद रख लेना आप लोग कि भाई अपने जो हस्तकला का केंद्र है वो बोरानाडा जोधपुर को माना गया है। जबकि अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं कि हस्तकला का तीर्थ हम लोग किसको बोलेंगे? हस्तकला का जो तीर्थ स्थल है या हस्तकला का जो तीर्थ है वो अपन किसको बोलते हैं? तो हस्तकला का तीर्थ अपन जयपुर को बोलते हैं भैया। किसको बोलते हैं भैया? तो हस्तकला का तीर्थ अपने से पूछता है तो वो आपके जयपुर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर यूं बात कर लूँ ना, हस्तकला का तीर्थ स्थल,
तो वो हम लोग किसको बोलेंगे, तो हस्तकला का तीर्थ स्थल अपन जयपुर को बोलेंगे। अभी तक जो छोटी छोटी चीजें बताई उन पर ध्यान रखना भाई। सीधे से अपने को ये पता होना चाहिए कि हाथ से जो अपन कारीगरी करके जो भी चीजें बनाते हैं, तो हाथ से बनी जो अपनी कलात्मक वस्तुएं होती हैं उनको अपन हस्तकला की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पर। फिर दूसरी बात आपके क्या आ जाएगी भाई, दूसरी बात आ जाएगी कि भाई ये हस्तकला है, इसको अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं, तो इसको अपन लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है ना, इसको अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं, तो इसको अपन लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना कि इसको अपन लघु उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि हस्तकला का केंद्र किसको माना गया है, बोरानाड़ा जोधपुर को आपके हस्तकला का केंद्र माना गया है। और वहीं पर हस्तकला का तीर्थ स्थल अपन किसको मानते हैं, तो हस्तकला का तीर्थ स्थल अपन जयपुर को मानते हैं। अब आपके एक प्रश्न आता है कि हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये भी अपन थोड़ा सा याद रखें कि अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये जो अपने हस्तकला है, इस हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली, हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी, तो ये ध्यान रखना हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो आपके आ जाएगी राजसिको। बोलो कौन सी संस्था आ जाएगी, राजसिको। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है, राजसिको। फटाफट से एक बार इसको क्लियर करो, फिर मैं आपको बताता हूँ राजसिको के बारे में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई भैया, राजसिको की स्थापना की गई। राजसिको समझते हो, अरे राजसिको समझते हो क्या, तो राजसिको का पूरा नाम तो याद रख लेना। तो राजसिको का पूरा नाम क्या है, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये आपके इसका पूरा नाम हो जाएगा। आई बात समझ में, जैसे आप लोग लिखते क्या हो, राज, यही तो लिखते हो ना आप लोग, राजसिको। तो देखो आप लोग राजसिको में अपन कैसे लिखेंगे, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, तो राजस्थान लघु उद्योग निगम हो जाएगा। अब ये जो राजस्थान लघु उद्योग निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपके 1961 में की थी। और ये जो आपके राजसिको है, इस राजसिको का मुख्यालय किसको बनाया गया, तो राजसिको का मुख्यालय आपके जयपुर में बनाया गया। और इस राजसिको का जो विपणन ब्रांड है, मतलब कि ये जो आपके मार्केटिंग करता है और मार्केटिंग जिस नाम से करता है वो विपणन ब्रांड आपके क्या हो जाएगा, वो विपणन ब्रांड आपके हो जाएगा भैया, अच्छे से याद रखना आपके। और राजस्थली किस नाम से करता है भैया आपके, तो ये राजस्थली के नाम से आपके विपणन का कार्य करता है। छोटी सी बात मैंने आपको बताई, तो ये अच्छे से याद रखना। चलिए फटाफट से क्लियर कीजिएगा इसको, तो आप लोग फटाफट से क्लियर कीजिए राजसिको के बारे में तुरंत। हाँ जी, ठीक है, तो ये अपने याद रखना। और कल ही जैसे मैंने आप लोगों को जो मेले बताए थे उन मेलों में भी बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था राजविका सरस मेला, राजविका सरस मेला। और ये जो राजविका सरस मेला है ये आपके किससे संबंधित है, तो ये आपके हस्तशिल्प से संबंधित है, ध्यान रखना आप लोग। और ये मेला आपके कहाँ लगता है, तो ये मेला आपके जयपुर में ही लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें, अभी मैंने हस्तकला तो स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन उससे पहले जो छोटी मोटी बातें हैं ये अपने को पता होनी चाहिए कि हाथ से बनी कलात्मक वस्तुएं हस्तकला कहलाती हैं, लघु उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। हस्तकला का केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर है, जबकि हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर है। हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था राजसिको है। राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसको अपन बोलते हैं, स्थापना 1961 में हुई थी, मुख्यालय जयपुर में है। इसका विपणन ब्रांड राजस्थली है। और ध्यान रखना यही आपके, और राजस्थान पर्यटन विभाग, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित आपके मेला भी लगाता है राजस्थान पर्यटन विभाग। तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए और आपके राज्य विकास सरस मेला लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा, और ये मेला आपके आयोजित होता है। समझ गए होंगे पहली बात तो यहाँ पर अच्छे से। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी हस्तकलाएं अपने यहाँ पर आती हैं उनको देखिएगा आप लोग। नंबर 1, अगर मैं यहाँ पर नंबर 1 बात करता हूं तो आपके आ जाएगी कौन सी, सोना चांदी हस्तकला।
नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर कौन आएगा आपके, तो नंबर 1 पर अपन देखते हैं सोना चांदी हस्तकला। देखो आप लोग सोना चांदी हस्तकला के बारे में क्या क्या प्रश्न यहां पर बनते हैं वो अपने को यहां पर याद रखना है। सोना चांदी हस्तकला पूरा एक पार्ट है, इसके अंदर फिर छोटी छोटी कलाएं मैं आपके यहां पर लूंगा। मतलब मेरी तरफ से जो पहला नंबर 1 आपको मैं समझा रहा हूं वो है सोना चांदी हस्तकला। और इधर देखो आप लोग, ये जो सोना चांदी हस्तकला है इसके अंदर भी भैया नंबर 1 जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके आ जाएगी थेवा कला। बहुत इंपॉर्टेंट कला है भैया, पूरी बातें अच्छे से समझ लेना। किसके बारे में, थेवा कला के बारे में। कल को अपने से थेवा कला के बारे में पूछ ले तो किन किन बातों को मेंशन करना होता है। सबसे पहले तो वो बेसिक बातें लिख लो जो आपको याद होनी चाहिए भैया। थेवा कला भाई सोने चांदी से बनने वाली वस्तुएं तो इसके अंदर आएंगी, ये बात तो आप मानते होंगे कि जो सोना चांदी से जो वस्तुएं बनेंगी वही तो इसके अंदर आएंगी। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना थेवा कला आपके कहाँ की फेमस है, तो थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की फेमस है। और प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार इसके लिए प्रसिद्ध माना गया है, तो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध माना गया है। सबसे पहली बात, प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार इसके लिए फेमस है, तो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए फेमस है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखना। क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इनसे जुड़ी कुछ बातें। भाई होती क्या है वो तो खैर अपन बात कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें अपन इसके अंदर ध्यान दे भैया, ठीक है ना। थेवा कला को लेकर के नंबर 1 मेरी तरफ से अगर मैं पहली बात करूं तो भैया इसके प्रवर्तक कौन है भाई, तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं ना उनका नाम है नाथूजी सोनी। जो एक एक प्रश्न याद करना, नाथूजी सोनी आपके इसके प्रवर्तक हैं। सबसे पहला प्रश्न, कहां की फेमस है, प्रतापगढ़ की फेमस है। कौन सा परिवार फेमस है, सोनी परिवार फेमस है। और इसके प्रवर्तक जो है वो नाथूजी सोनी हैं। और अगर इसके मैं बात करूं प्रमुख कलाकार, और अगर कलाकारों के बारे में मैं बात करता हूं कि इसके प्रमुख कलाकार और कौन माने जाते हैं, तो सभी का ध्यान इधर। प्रमुख कलाकारों के अंदर एक नाम तो आता है गिरीश कुमार। किसका नाम आ जाएगा आपके, गिरीश कुमार का नाम इसके अंदर लिया जाता है। और एक नाम आता है आपके महेश राज सोनी। महेश राज सोनी इसके अंदर नाम आता है। और ये महेश राज जो सोनी है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि महेश राज सोनी को इस कला के लिए 2015 में कौन सा पुरस्कार मिला था, 2015 में महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार आपके महेश राज सोनी को मिला था। हालांकि गिरीश कुमार को भी 2001 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ये बताना जरूरी नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। फिर ये जो थेवा कला है, इस थेवा कला का अगला प्रश्न क्या बनेगा कि इस थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन। ये जो थेवा कला है इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन हो जाएंगे भैया, इसको इंटरनेशनल लेवल पर फेमस करने वाले कौन है, तो उनका नाम है जस्टिन बकी। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति दिलाने का काम करता है तो वो आपके कौन हो जाएगा, तो वो आपके जस्टिन बकी हो जाएगा। कहीं को लोड लेना यहाँ पर, बिल्कुल पद्मश्री मिला, समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन, जस्टिन बकी आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये अच्छे से आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट अपने पास में क्या आता है भाई, आपने ये बता दिया तो भाई 15 नवंबर 2002 को, ये छोटी छोटी बातें ये याद रखना आप लोग कि भैया आपके 15 नवंबर 2002 को आपके ये जो थेवा कला है, इस थेवा कला पर कितने रुपए का, तो इस थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ये भी याद रखना आप लोग कि थेवा कला पर कितने रुपए का डाक टिकट है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, कब जारी हुआ था, तो ये आपके जारी हुआ था भैया 15 नवंबर 2002 को। कितने रुपए का जारी हुआ था, तो आपके 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। किसके ऊपर जारी हुआ था, तो ये आपके थेवा कला पर जारी हुआ था। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अब इनका ये जो आपके, मैं यूं कहूं कि भाई ये जो थेवा कला है क्या इसको जीआई टैग मिला हुआ है, बिल्कुल इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जरूर याद रखना आप लोग कि 2002 में तो इस पे डाक टिकट जारी हुआ, जबकि 2005 के अंदर, सॉरी 2005 नहीं रे, 2015
ध्यान रख लेना। 2015 के अंदर इसको क्या मिल गया था आपके, तो 2015 में इसको आपके जीआई टैग, जिसको जीआई टैग नहीं पता वो लोग याद रखना, भौगोलिक संकेतांक, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन कई बार, तो ये अच्छे से याद रख लेना। आपके क्या मिला है भैया, 2015 के अंदर इसको भौगोलिक संकेतांक मतलब जीआई टैग मिला है। ये क्षेत्र इस कला के नाम से जाना जा सकता है। समझ गए मेरी बात को, तो ये याद रखना 2015 में इसको क्या मिला, आपके जीआई टैग मिला, तो ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। अभी तो मैं केवल वो प्रश्न बता रहा हूं जो सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और प्रतापगढ़ के अंदर एक राजा थे, ठीक है ना, प्रतापगढ़ के एक राजा थे और प्रतापगढ़ के शासक जिनका नाम था सामंत सिंह, प्रतापगढ़ के जो शासक थे उनका नाम था सामंत सिंह। उन सामंत सिंह के काल में ये आपके प्रारंभ हुई थी। सामंत सिंह के काल में क्या हो गई थी आपके, तो ये आपके सामंत सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए अपने, छोटे छोटे क्वेश्चन, फटाफट से एक बार क्लियर कर लो आप इनको, है ना, फटाफट से क्लियर करो आप लोग इसको। हाँ जी, बात क्लियर यहाँ पर, फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी क्लियर। अब देखो आप लोग, मैं थेवा कला के बारे में जो बात कर रहा था आपसे, वो थेवा कला आपके होती किस प्रकार की है, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ भैया कि ये थेवा कला अपने किस टाइप की होती है, तो वो आप लोग इधर देख लेना। अगर आप लोग बात करते हैं तो ये अपने थेवा कला का ही रूप आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ भैया। ये आपके कौन सी कला है भाई, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपके थेवा कला है। और अगर आप बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाया कैसे जाता है तो वो भी आप लोग देख लीजिए। ये आपके थेवा कला को बनाने वाले एक अपने कारीगर है भैया, ये थेवा कला को बनाने वाले ही अपने एक कारीगर साहब है भाई। इन दोनों के बारे में आप लोग देखना, ठीक है ना। ये आपके थेवा कला होती है, समझिएगा आप लोग थेवा कला के बारे में। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं थेवा कला के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। ये जो व्यक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति आपके क्या कर रहा है भाई, तो ये व्यक्ति आपके थेवा कला का कार्य कर रहा है। और ये इस प्रकार की एक बेल्जियम कांच का टुकड़ा लेता है। ये क्या करता है, आपके बेल्जियम कांच का टुकड़ा लेता है। पहले तो इसके अंदर हरा रंग ही लिया जाता था, आजकल तो आप कोई भी रंग ले लो, और उसके ऊपर फिर क्या करते हो आप लोग, और स्वर्णिम नक्काशी करते हो। उसके ऊपर क्या किया जाता है, आपके स्वर्णिम नक्काशी करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, थेवा कला कहते हैं। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। थेवा कला क्या है, ये अपने कांच का टुकड़ा है, इस कांच के टुकड़े पर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है, उसको अपन थेवा कला कहते हैं। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। और थेवा कला से अपन क्या बना लेते हैं, तो थेवा कला से अपन जैसे महिलाओं के आभूषण वगैरह बना लेते हैं। समझ गए मेरी बात को, ये जो थेवा कला है इससे ही अपन क्या बना लेंगे, तो थेवा कला से अपन जैसे महिलाओं के आभूषण वगैरह का निर्माण करते हैं भैया, ठीक है ना। ये आप लोग याद रख लेना कि ये जो थेवा कला होती है, इससे अपन महिलाओं के आभूषण वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, सबसे पहली बात कि कौन सा कांच अपने को काम में लेना पड़ेगा, बेल्जियम। कौन सा कांच, बेल्जियम। तो ये ध्यान रखना आप लोग, बेल्जियम कांच पर, बेल्जियम कांच पर हरे रंग, या आजकल तो लाल रंग भी काम में लेने लग गए, आजकल तो लगभग लगभग सारे ही रंग काम में लेने लग गए। तो हरे या लाल रंग को आधार मानकर, हरे या लाल रंग को आधार मानकर, हरे या लाल रंग को आधार मानकर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी, मानकर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, हरे रंग को आधार मानकर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी आपके क्या कहलाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं भैया थेवा कला।
आई बात समझ में? भाई हरे रंग को आधार, हरे या लाल रंग को आधार मान करके, वो भी कौन से, बेल्जियम कांच पर हरे या लाल रंग को आधार मानकर जो अपन स्वर्णिम नक्काशी करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तो और आपके थेवा कला बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? ठीक है ना? चलिए साहब, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग दूसरी बात, इसके बाद में दूसरी बात आपके क्या आ जाएगी भैया, तो दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि हम लोग इसके अंदर बनाते क्या हैं, हम सजावट की चीजें इसके अंदर बना लेते हैं, महिलाओं के अपन इसके अंदर आभूषण बना लेते हैं, तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। समझ गए मेरी बात यहाँ पर? तो आभूषण है, सजावटी सामान है, भगवान की प्रतिमाएं, वेरी गुड, ये देखो आभूषण, सजावटी सामान, मूर्तियां बनाई जाती है बहुत जोरदार। ठीक है ना? क्या बनाएंगे इसके अंदर अपन, तो इसके अंदर आपके महिलाओं के आभूषण बनाए जाते हैं, महिलाओं के आभूषण, इसी के अंदर आपके क्या बनाई जाएंगी, मूर्तियां बनाई जाएंगी। ठीक है ना? और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, सजावटी सामान बनाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। इसकी जैसे मान लो अपने से पूछ लेता है ना, निम्न में से थेवा कला के बारे में गलत कथन छांटिए, तब अपन क्या करेंगे भैया, तब अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज आ जाएगा कि भाई अपने से पूछ रहा है कि थेवा कला के बारे में, और आप लोग क्या नाम से गलत कथन छांटिए, और उसके अंदर अपने को लिख करके दे देगा, ये ध्यान रखना। तो एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि थेवा कला जो है, इसकी एक बात ये भी है कि इसके अंदर आपके जो सोना है, वो सोना तो लगता है कम, सोना कम लगता है, एवं इसके अंदर आपके मेहनत ज्यादा लगती है, परिश्रम ज्यादा लगता है, सोना आपके कम लगता है भैया, ये भी आप लोग याद रखना। और इस कला की एक खास बात पता है क्या है, कि ये बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती। आई बात समझ में, कि ये जो आपके कला है, ये आपके किसके नहीं सिखाई जाती, ठीक है ना? ये आपके बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती, तभी तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई ये अपने प्रतापगढ़ से बाहर गई नहीं। ठीक है ना? इस कला की ये भी खास बात है। तो ये जो कला है, यह बहू बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। अगर बहुओं को सिखा दिया तो बहुएं जाकर के अपने पियर में बता देगी, ऐसे ऐसे कर लो बोले पापा जी। ठीक है ना? और अगर मान लिया आपने बेटियों को सिखा दिया, वो ससुराल जाकर के बात करवा देंगी। आई बात समझ में? तो यह बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती। ये जो कला है, ये किसको नहीं सिखाई जाती, तो ये आपके बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती। तो ये आपके कौन सी कला के बारे में बात हो जाती है भैया, ये आपके थेवा कला के बारे में बात कंप्लीट हो जाती है। क्लियर कर लो फटाफट से, पूरी एक एक बात मैंने आपको चित्र के साथ में बता दी भैया। यहां पर जो आप थेवा शब्द देख रहे हैं ना, इसका मतलब भी आप लोग समझ लेना, अगर किसी को यूं याद रखना हो कि भाई थेवा शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो ये थेवा शब्द का मतलब भी थोड़ा सा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोले हमें तो ये बताओ थेवा का मतलब क्या होता है। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक, लिख देता हूं मैं यहां पर कि थेवा का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक, बहुत बारीक काम होता है भैया इसके अंदर, तभी तो कह रहा हूं मेहनत ज्यादा लगती है। अत्यंत बारीक, कमनीय एवं कलात्मक कारीगरी को, कलात्मक कारीगरी को क्या बोलते हैं भैया, थेवा कहते हैं। कलात्मक कारीगरी को थेवा कहा जाता है। तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग कि थेवा आपके क्या होता है, तो आपके कांच पर जो सोने की आप लोग बारीक काम कर रहे हो ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थेवा कहते हैं। चलिए साहब, चलिए साहब, कोई बात नहीं, क्लियर। चलिए, तो देखो आप लोग इसके अंदर, हाँ जी,
15 दिसंबर तक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बता दिया। आप लोग अब खुद का दिमाग लगाओ तो लगा लो भैया, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई अब आप सोच रहे हो तो सोचते जाओ भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने भी तो सोच कर बैठा हुआ हूँ ना। अब आप चाहो कि बोले कल हो जाए, तो कल तो पॉसिबल है नहीं। आई बात समझ में, कल तो आपके पॉसिबल है नहीं, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। चलिए साहब, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। और ऐसी बातें अपन इसके अंदर जैसे आ जाती है भाई, जैसे अब मान लो कि इसके अंदर जो आभूषण होते हैं ना, उन आभूषणों के अंदर आपके और सोने का मूल्य कम होता है और मेहनत मतलब कला का मूल्य अधिक होता है। ठीक है ना। चलिए साहब, क्लियर बात। अब इसके बाद में दूसरा नंबर देखो, ये सोना चांदी हस्तकला में ही मैं बात कर रहा हूं अभी। अब सोना चांदी हस्तकला के अंदर जो आपके दूसरा नंबर आता है वो है भैया तारकशी के जेवर। दूसरा क्या आ जाएगा आपके, तो दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर आ जाता है आपके तारकशी के जेवर। ठीक है ना, तारकशी के जेवर आपके दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। भैया आप लोगों को तो केवल याद ही करना होता है, ठीक है ना। जैसे अपने मेंस में तो लिखवा ही लेता है सोना चांदी हस्तकला, इसके ऊपर ही लिख दीजिए भैया, तो यह सारी चीजें याद होनी चाहिए ऐसे तो तारकशी के जेवर। अब तारकशी के जेवर सबसे पहली बात कहाँ के फेमस है, तो आपके वो नाथ द्वारा के फेमस है। कहाँ के, नाथ द्वारा के फेमस है आपके तारकशी के जेवर, ये याद रखना। और नाथ द्वारा के फेमस है तो होते क्या है, तो भाई आप क्या करेंगे, चांदी के तार लेंगे, ध्यान रखना, चांदी के पतले पतले तारों से, चांदी के पतले पतले तारों से आभूषण बनाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारकशी के जेवर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, चांदी के पतले पतले तारों से आभूषण बनाना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग तारकशी के जेवर बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना आप लोग। तो बस इतना सा याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। बोले सर होती क्या है, वो होती क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं भैया, कि भाई ये अपने तारकशी के जेवर क्या होते हैं। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं ना, ये आपके तारकशी के जेवर है। ये जो अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अपने क्या है भाई, तो ये आप लोग जो देख पा रहे हो ये तारकशी के जेवर है। और बता देता हूं आपको इसके अलावा कि तारकशी के जेवर में और कौन कौन से अपने पास में आते हैं। जैसे ये देखो आप लोग, ये भी अपने क्या है, तारकशी के जेवर है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएंगे आपके, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपके तारकशी के जेवर ही है भाई। ठीक है, याद रख लेना आप लोग इस बात को कि भाई तारकशी के जेवर अपने कौन कौन से हो गए। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि तारकशी के जेवर में अपने पास में यहाँ पर ये जो आ गए ये तारकशी के जेवर है। आपको क्लियर दिख जाए इसलिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूं। एक बार मैं आपको क्लियर दिख जाए इसलिए लगा देता हूं भैया यहाँ पर। चलिए साहब, तो मैंने क्या बोला आपको कि तारकशी के जेवर आपके क्या होते हैं, तो तारकशी के जेवर ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से, अपने को पता लग जाए एक बार। ये जो मैंने यहाँ पर लिया इसको अपन बोलते हैं तारकशी के जेवर। चांदी के पतले पतले तारों को कस करके अपन क्या बना लेते हैं, तो चांदी के पतले पतले तारों को कस करके अपन यहाँ पर आभूषण का निर्माण कर देते हैं, जिनको अपन बोलते हैं तारकशी के जेवर। समझ गए होंगे आप मेरी बात यहाँ पर। ठीक है ना, ये नाथ द्वारा के फेमस है, ध्यान रखना। जैसे ये आपके इयररिंग्स बना लिए, चांदी के पतले पतले तारों को कसकर बनाए, तो ये आपके तारकशी के जेवर है। ये दोनों ही चीज आपके वही हो गई, तारकशी के जेवर। चलिए, अब इसके बाद में अपने पास में नंबर 3, नंबर 3 देखो आप लोग, नंबर 3 पर आ जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी। नंबर 3 पर क्या आ जाएगा आपके, जेम्स एंड ज्वेलरी आपके आ जाएगी। कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी क्या होती है, तो देखो आप लोग क्या होती है वो तो अभी अपन देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये याद रखना कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की फेमस है, ये जयपुर की फेमस है। कुछ भी याद नहीं करना, केवल इतना सा याद करना है कि जेम्स एंड ज्वेलरी फेमस कहाँ की है। वो तो मैं आपको बताऊंगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी होती क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपके क्या है भैया, ये जेम्स एंड ज्वेलरी है। समझ गए, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, और आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि अपने कई प्रकार के जेम्स होते हैं, अंगूठी वगैरह में नहीं पहनते क्या अपन, ये अपने जेम्स होते हैं। ये जो पत्थर के टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली पत्थर के टुकड़े नहीं होते हैं रे, ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके जेम्स होते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। जो आपको लग रहा होगा कि ये पत्थर के टुकड़े हैं, नहीं साहब, इन्हीं से अपन ने क्या बना लिया, अंगूठी। अंगूर बहुत महंगे आते हैं,
बहुत बहुमूल्य होते हैं, ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात को? तो ये अच्छे से याद रखना आप लोग कि ये जो आपके होते हैं इनको जेम्स बोलते हैं। बहुत बड़ा काम है अपने जयपुर में, तो जेम्स का बहुत तगड़ा काम है भाई, बहुत बड़े लेवल पर पूरी मंडी चलती है इसकी तो, ठीक है ना। सीतापुरा में जब अपन जाएंगे तो वहां तो आपको जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार है, तो ये आपके जयपुर की फेमस है। फिर इसके बाद में देखो जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद में नंबर 4, नंबर 4 पर मैं बात करता हूं तो आपके क्या आ जाएगी, तो नंबर 4 पर अपन देखेंगे तो कुंदन कला। और ये कुंदन कला क्या होती है, ये कुंदन कला भी सबसे पहले तो आपके फेमस कहाँ की है, ये भी आपके जयपुर की फेमस है। और होती क्या है भैया, तो देखो आप लोग कुंदन कला, स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई, स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई, सोने के आप आभूषण खरीदो, उनके ऊपर आप लोग क्या कर दो, रत्नों की जड़ाई कर दो। तो स्वर्ण आभूषणों पर जब अपन रत्न जड़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कुंदन कला। सीधा याद रखो ना कि कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये अच्छे से याद रखना आप लोग, ठीक है। तो देखो आप लोग इसके अंदर अब अच्छे से, भाई ये आपके होती क्या है वो आप लोग देखिएगा। स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई की अपन बात करते हैं तो ये अपने होती क्या है, तो कुंदन कला का ही मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। लो साहब, ये जो आपके आपने हार देख रहे हैं ना ये महिला के गले में, ये आपके कुंदन कला का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपके, ये जो महिला के गले में आप लोग हार देख रहे हैं ना, ये आपके कुंदन कला का ही उदाहरण है। हार पर ही नजर रखना, हाँ भाई समझ लेना भैया। तो ये देखो आप लोग, ये आपके कुंदन कला का उदाहरण है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये छोटे 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 ये जो आप व्हाइट कलर के स्टोन देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर के स्टोन ही तो आपके उसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात करते हैं तो ये जो आप व्हाइट कलर के स्टोन देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, आई बात समझ में? अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये जो व्हाइट कलर के स्टोन आप लोग देख पा रहे हैं, यही तो आपके क्या है, यही आपके कुंदन कला होती है, ठीक है ना। स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई, यही आपके क्या है भैया, यही आपके कुंदन कला है। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज अपने को याद रखनी है भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि भाई आपके तारकशी के जेवर तो क्या होते हैं, आपके कुंदन कला क्या होती है, और आपके जेम्स एंड ज्वेलरी क्या होती है। ये तीनों चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी भाई, ठीक है। फटाफट से क्लियर कर लो एक बार इसको भी आप लोग, फिर अपन आगे बात करेंगे। इसके बाद में अपन और खतरनाक वाली चीज लेकर के आएंगे। हाँ जी, तो मीनाकारी के बारे में जरूर याद रखना आप लोग, हाँ। अब अगला पॉइंट अपन लेते हैं। हाँ जी, हमको तो झुमके भी, हाँ हाँ चलिए साहब, हाँ झुमके भी देख लिए तुमने तो, है ना। और ये ध्यान रखना, ये जो जिनका ब्याह व्याह हो चुका है ना, वो साफ साफ सुन लेना मेरी बात। जिनका ब्याह हो गया वो केवल और केवल, हाँ चैप्टर पढ़ेंगे, फालतू बकवास नहीं करेंगे। बोले पढ़ा दिया, बोले आज सर ने इतना जोरदार सेट दिखाया था कि बोले आप मुझे वो ला करके दो, ऐसे काम नहीं करने हैं अपने को। हाँ कल को आपके जो और सर हैं वो यहाँ अपने इन सर को फोन करें, बोले मार साहब केवल पढ़ा लो, बिना फोटो दिखाए पढ़ा लो, है ना। हाँ यूं नहीं होना चाहिए, कल को यूं कह दे बोले मार साहब पढ़ा लो, फालतू फोटो वोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद में अपन आगे बढ़े। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, अगला जो अपने पास में आता है वो है मीनाकारी। किसके बारे में बात करेंगे? अब जो अपने पास में आता है नंबर 5, वो नंबर 5 अपने पास में आ जाएगा भैया मीनाकारी। अब देखो मीनाकारी के बारे में क्या क्या बातें अपने पास में बनती है वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये लिख लो कि मीनाकारी फेमस कहाँ की है। सारी बातें छोड़ो भैया, मीनाकारी जयपुर की फेमस है। मीनाकारी जयपुर की फेमस है। सबसे पहले तो आप लोग यही ध्यान रख लेना भाई कि मीनाकारी कहाँ की फेमस है, तो मीनाकारी जयपुर की फेमस है। फिर देखो आप लोग इधर, अब ये जो मीनाकारी है ये होती क्या है, जैसे अपने कोई भी आपके मूल्यवान मूल्यवान रत्न आप ले लो, मूल्यवान या अर्ध मूल्यवान, कोई कम कीमत वाले भी होते हैं, ठीक है ना, मूल्यवान या फिर अर्ध मूल्यवान,
रत्नों, रत्न होते हैं ना छोटे छोटे स्टोन्स टाइप, ठीक है ना। हाँ नहीं हुआ, फोटो ले ली सर, होगा तब मांगेंगे। अच्छा, तो ये ध्यान रखना आप लोग, मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान रत्नों या सोने चांदी के, सोने चांदी के आभूषणों पर, सोने चांदी के आभूषणों पर रंग चढ़ाने की कला, मतलब सोने पर रंग चढ़ाने की कला भी बोल दूं ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर बात करते हैं तो इनके ऊपर रंग चढ़ाने की जो कला होती है उस कला को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कला आपके मीनाकारी कहलाती है। बोले सर एक बार बता दो होता कैसा है, चलो तो इधर देख लो आप लोग एक बार फटाफट से कि मीनाकारी आपके होती क्या है, ठीक है ना। ये सारी व्यवस्था मैंने आपके लिए कर ली थी भैया पहले ही, कि भैया आज आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि भाई किस तरह की होती है। और भाई साहब देखो भैया, देखो केवल केवल मैंने क्या बोला, केवल देखना है, क्योंकि बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं भैया, कोई भी खरीदने की डिमांड नहीं करेगा। बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं भाई साहब, है ना, केवल देखना, कोई भी खरीदने की डिमांड नहीं करेगा। फिर इसके बाद में देखो आप लोग, ऐसी एक और दिखा देता हूं मैं आपको, ये और भी जोरदार है भाई साहब, ये लो साहब, ये और भी जोरदार आपको नजर आएंगे। ये सब आपके क्या है, ये सारी की सारी आपके वही तो आ जाएगी क्या, यही तो है मीनाकारी अपने, समझ गए मेरी बात को। तो आपके जो सोने पर जो रंग चढ़ाने की कला होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं। अब देखो आप लोग यहाँ पर फोकस करना एक बार, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इधर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग इधर देखो, यही तो मैंने आपको बताया भैया, गोल्ड का कलर तो पीला होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे तो बोले सर यहाँ पर आप, तो एक चीज नोटिस करना कि भैया गोल्ड का जो कलर होता है ना वो तो पीला होता है। गोल्ड का कलर कैसा होता है भाई साहब, पीला होता है, ये ध्यान रखना। आपके कब से ये कलर होने लग गया, इतना बारीक काम किया जाता है, ध्यान रखना कि अपन ने इसके ऊपर क्या कर दिया, इसके ऊपर अपन ने रंग चढ़ाया। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सोने पर रंग चढ़ाने की जो कला होती है उसको हम लोग मीनाकारी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये देख सकते हैं भैया, ये आप देख सकते हैं भैया, ये गोल्ड का कलर है क्या, कभी देखा है ऐसा गोल्ड, मैंने तो नहीं देखा। इसके ऊपर अपन ने क्या किया है, इसके ऊपर अपन ने कलर किया है, और ये जो कलर करने की जो कला होती है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, मीनाकारी बोलते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को आप, जहां तक उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में देखिएगा आप, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सोने पर जो आपके रंग चढ़ाने की कला होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो उसको हम लोग मीनाकारी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप इतना सा याद रख लेना। अब इसके अंदर जरूरी बातें क्या याद रखनी है कि ये मीनाकारी फेमस कहाँ की है, ये मीनाकारी जयपुर की फेमस है। ये मीनाकारी कहाँ की फेमस है, तो ये मीनाकारी जयपुर की फेमस है। और सुन लो भैया, ये मीनाकारी आई कब और किसके काल में आई, आई कब से मायने नहीं रखता है, ईयर कोई महत्व तो नहीं रखता है, लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग, ये अपने आमेर के राजा, और आमेर के राजा का नाम था मानसिंह। बोलो क्या नाम है, तो आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट। इन मानसिंह फर्स्ट के काल में, मानसिंह फर्स्ट के काल में ये कहां से आई थी, तो मानसिंह फर्स्ट के काल में लाहौर से आगमन हुआ था। बोलो कहां से, तो ये ध्यान रखना आप लोग, लाहौर से इस कला का आगमन हुआ। किसके काल में हुआ भैया, मानसिंह फर्स्ट के काल में आपके लाहौर से इस कला का आगमन हुआ था। ये आप लोग जरूर याद रखना। समझ गए मेरी बात को, अच्छे से याद रख लेना यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि मानसिंह फर्स्ट के काल में आपके इसका लाहौर से आगमन हुआ। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो मीनाकारी है इसको क्या कहा जाता है, इस मीनाकारी को कहते हैं हस्तकला की आत्मा। क्या कहेंगे इसको, ये मीनाकारी को अपन कहते हैं हस्तकला की आत्मा। जो अपना हैंडीक्राफ्ट है उसकी आत्मा ही आपकी मीनाकारी है। फिर अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके ये जो मीनाकारी है इसकी सबसे बड़ी मंडी कहां है, अगर बात करूं कि मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहां है, तो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी आपके और सीतापुरा जयपुर के अंदर है भैया। कहां पर, सीतापुरा। और सीतापुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना वहां पर आपके मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है, जरूर याद रखना। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, अगर मीनाकारी के जो सबसे प्रमुख कलाकार पूछे कि प्रमुख कलाकार कौन है, तो याद रख लेना प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह, सरदार कुदरत सिंह पूरा नाम है भैया, सरदार कुदरत सिंह, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला 1988 में मिला, ठीक है ना। 1988 में कौन सा पुरस्कार मिला, इनको 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये छोटी छोटी चीजें हैं,
ध्यान, ना ना ना, अभी कुछ नहीं बोलना कि राम सिंह द्वितीय का काल स्वर्ण काल, वो आप ब्लू पोट्री में चले गए, वो आप ब्लू पोट्री में चले गए। फटाफट से क्लियर करो इसको भी, आप लोग तुरंत क्लियर कीजिएगा मीनाकारी, ठीक है ना। कुछ बातें अपन इसके अंदर जैसे लिख सकते हैं कि कौन कौन से रंगों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि मीनाकारी में आपके कौन कौन से रंग मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। हालांकि अब तो कोई से भी कर लो रे, लेकिन अगर मैं वैसे बात करता हूं ना, तो इसके अंदर रंगों में आप लोग काला रंग कर सकते हो, नीला रंग प्रयोग कर सकते हो आप लोग, काला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा, फिर आपके जैसे नारंगी रंग हो जाएगा, गुलाबी रंग आप इसके अंदर कर सकते हो। तो मुख्यतः अपन इन रंगों का प्रयोग आपके इसमें करते हैं। कुछ शेड वगैरह जो भले ही अपन बना ले, लेकिन मेन अगर अपन बात करते हैं तो इन रंगों का प्रयोग अपन इसके अंदर करते हैं। समझ गए मेरी बात को? हाँ जी, फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है भैया। हाँ जी, चलिए, तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले अपन इन चीजों पर ध्यान दें। अब इसके अलावा क्या सर मीनाकारी में और भी कोई बात बनती है क्या? बिल्कुल, आप लोग चाहो तो इसके अंदर कुछ अन्य कलाकारों के नाम बता सकते हो। दुर्गा सिंह काशीनाथ और अपने कैलाशनाथ का नाम भी आप लोग इसके, कैलाश चंद्र का नाम भी आप लोग इसके अंदर बता सकते हो भैया। अपने से पूछ लेना भाई, और अपने से अगर पूछे, कभी कभार दे ही देता है अन्य कलाकार। तो अन्य कलाकार में आप किस किस का नाम ले सकते हो? दुर्गा सिंह, एक आपके काशीनाथ, और एक आपके कैलाश चंद्र। ये कुछ कलाकार हैं जिनका भी नाम आप इसके अंदर ले सकते हो। समझ गए मेरी बात को? मीनाकारी इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न बनाता है एग्जाम के अंदर। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं ना, आपके मीनाकारी में केवल जयपुरी फेमस नहीं है। अगर आप सोने चांदी की वस्तुओं पर और तांबे पर मीनाकारी करते हो तो वो आपके जयपुर में होती है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहां पर आपको चीज बताता हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे तो जयपुर में आपके सोने पर, सोने चांदी एवं तांबे पर, सोने चांदी एवं तांबे पर कौन से रंग से मीनाकारी की जाती है? तो आपके लाल रंग से मीनाकारी करते हैं। तो जयपुर तो फेमस है ही। कभी कभार अपनी किस्मत खराब होती है ना, तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है या नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जयपुर तो फेमस है ही, इसके अलावा आपके बीकानेर भी फेमस है। अपने ये क्या बोलते हैं, अपने इसको सोने की पातड़ी, पत्थर बोलते हैं इसको, पत्थर। आई ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपके बीकानेर इसके लिए फेमस है। जैसे अपने कागज जैसे पतला, एकदम पतला सा पत्थर आता है अपने, कागज जैसे पतले पत्थर पर, इसको अपन वैसे बोलते पत्थर है भैया, पत्थर पर मीनाकारी, इसके लिए आपके कौन फेमस है? तो इसके लिए आपके बीकानेर फेमस है। एकदम कागज की जैसे पतला सा सोना अपन ले लेते हैं, उसके ऊपर अगर आप मीनाकारी करते हैं तो आपके कौन फेमस है? उसके लिए बीकानेर। एक ध्यान रखना, कोटा का भी एक स्थान है रेत वाली, आपके कांच पर मीनाकारी के लिए फेमस है, कांच के ऊपर। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। मैंने क्या बोला, एक स्थान आपके क्या आ जाएगा? रेत वाली, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताकर चल रहा हूं। और ये रेत वाली कहां पड़ता है? आपके कोटा। और ये रेत वाली जो कोटा है, ये आपके किसके लिए फेमस है? तो ये आपके वो सॉरी, कांच पर मीनाकारी, कांच पर मीनाकारी। तो ये ध्यान रख लेना, ज्यादा भी नहीं, कम से कम स्थान याद रखना कि मीनाकारी के लिए 3 स्थान मैंने बता दिए। जयपुर फेमस है, बीकानेर फेमस है, और आपके रेत वाली कोटा भी आपके इसके लिए फेमस है। अब तो समझ गए होंगे मीनाकारी, फटाफट से क्लियर करो अब अच्छे से।
हाँ जी, सारे चित्र वगैरह के साथ में मैंने आपको बता दिया। अब तो फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप लोग मीनाकारी के बारे में। फिर आगे बात करेंगे अपन मीनाकारी के बारे बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं भैया ये, है ना। उस अपने ये वाला जो चैप्टर रहता है इसमें काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो अभी एक ट्रेंडिंग में चल रही है आपके कोफ्तगिरी, नाम सुना है आपने? कोफ्तगिरी, चलिए साहब, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं इसके बाद में। तो नंबर 5 अपने पास में आ गया। अब नंबर 6 पर चलते हैं भैया। तो नंबर 6 पर अपन चलते हैं तो अपने पास में आ जाती है कोफ्तगिरी। अब सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए, और भैया कोफ्तगिरी इंपोर्टेंट है, और क्यों इंपोर्टेंट है ये भी अभी आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से कि ये कोफ्तगिरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, कोफ्तगिरी फेमस कहाँ की है? तो कोफ्तगिरी के लिए आपके फेमस हो जाएगा एक तो जयपुर, जयपुर के अलावा अलवर, और अभी जो आपके फेमस ट्रेंडिंग में आया है वो आपके कौन आ जाएगा? उदयपुर। जयपुर, अलवर और उदयपुर, ये तीनों जगह आपके कोफ्तगिरी के लिए काफी फेमस है। चलिए साहब, एक मिनट, कोई बता सकता है मुझे कोफ्तगिरी क्या होती है या कोफ्तगिरी क्यों फेमस है? फटाफट से बताइए आप लोग, तुरंत एक बार कमेंट करके बताइए कि कोफ्तगिरी आपके क्यों फेमस है। बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए कोफ्तगिरी अपने क्यों फेमस है, कोई भी आप में से जिसको भी आता है। हाँ जी, लोहे पर सोने की कारीगरी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये देख लेना आप लोग, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके कोफ्तगिरी के बारे में, तो कोफ्तगिरी आपके फेमस हो जाएगी क्यों? क्योंकि ये आपके फौलाद की वस्तुएं, फौलाद की वस्तुएं मतलब कि लोहे की वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। फौलाद की वस्तुओं, फौलाद मतलब कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपके लोहा, फौलाद की वस्तु मतलब आपके लोहा। तो ये ध्यान रखना, लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर और आपके क्या की जाएगी? तो लोहे की वस्तुओं पर और सोने व चांदी के तार से बारीक कारीगरी आपके क्या कहलाएगी? तो जो आपके बारीक कारीगरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया, आपके बारीक कारीगरी जो होती है उसको हम लोग कोफ्तगिरी बोलते हैं। हाँ जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, कोई बात नहीं, एक बात मैं बता देता हूँ उसके बाद खत्म कर देता हूँ इसको, है ना। और ये ध्यान रखना, हाल ही में 2023 में इसको क्या मिला है? हाल ही में, या मैं सीधे ही लिख देता हूँ 2023 में इसको क्या मिल गया? तो 2023 में, और इसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। लेकिन वो कहाँ वाली को मिला है? उदयपुर वाली को मिला है, ये याद रखना कि 2023 में जीआई टैग, और जीआई टैग बोले तो आपके क्या? भौगोलिक संकेतांक मिला है। तो भौगोलिक संकेतांक प्राप्त हुआ है, 2023 में जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? उदयपुर की कोफ्तगिरी को। किसको मिला है? आपके उदयपुर की कोफ्तगिरी को आपके जीआई टैग दिया गया है। लीजिए साहब, उदयपुर की कोफ्तगिरी को आपके जीआई टैग मिला है, इतना सा याद रख लेना। तो ये अपने, हाँ जी बिल्कुल, पीडीएफ में अभी डलवा दूंगा, है ना। तो ये अपने कोफ्तगिरी के बारे में भी बात हो जाती है। चलिए, बाकी बातें अपन करेंगे अपने कल की क्लास के अंदर। तो आज अपन इतनी बात करते हैं, ठीक है। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।